हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं, एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो IAS तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट नहीं किए हैं अभी, तो ये निस्संदेह ये वीडियो आपके लिए है। और मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो के एकदम सेशन के अंत तक बने रहिएगा, जिसकी वजह से आपकी अगर ये समस्या है और इसका निर्णय हमें कैसे लेना है, उसके लिए परफेक्ट तरीके का आपको मैं सुझाव दूंगा, आपको एक उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी मैं पूरी सहायता करने वाला हूं। जो भी आपको यूपीएससी के से संबंधित, तैयारी से संबंधित जो भी मार्गदर्शन चाहिए, उसमें मैं आपके लिए उपस्थित होने वाला हूं। इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप ये अपना एक स्टैंड पहले लेना सीखें, या इस स्टैंड के प्रति एकदम क्लियर रहें कि क्या आपको IAS की तैयारी करनी चाहिए भी या नहीं। अब ये सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको कि सर ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, हमें तो तैयारी करनी है, हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमें तैयारी करनी है, फिर आप कन्फ्यूज़न क्यों कर रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी। देखिए, कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं ना, हमने उस काम को करने का निर्णय नहीं लिया होता है, बस कर रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमने निर्णय नहीं लिया होता है, बस फिर भी काम हो रहा होता है। ऐसे काम का जो परिणाम है, या तो उसका उचित परिणाम नहीं आता, या तो परिणाम जैसा हमने सोचा होता है वैसा नहीं आएगा, या फिर गलत परिणाम आएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक वहां पर रहेगी। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आप यूपीएससी CSC के माध्यम से IAS IPS इत्यादि के पदों पर जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो कैसे निर्णय लें कि हमें IAS करना भी चाहिए या नहीं। आइए इसको बगैर समय गंवाए हमारे साथ जुड़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसका डिसीजन हमें कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है वो क्या करें, आप खुद को समझें। आप खुद को क्या करें, खुद को समझें। ये बहुत जरूरी है। हम दुनिया में दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को, खुद को, और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए समझें, क्योंकि IAS किसी और को नहीं, आपको बनना है। अब बनना है या नहीं बनना है, इसका डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो जब आप IAS बनने के लिए कदम बढ़ा रहे हो, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को, ये जो प्रश्न है, इसको कैसे समझा जा सकता है, इनको कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने हैं, लेकिन इन उत्तरों में आपको बेहद ईमानदार रहना है, ईमानदारी से। और ईमानदारी की पैमाइश कितनी खरी है, ये उस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं जान सकता जिससे संबंधित है। यानी अगर आप अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपसे ज्यादा इसका खरा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए इसमें ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न क्या है, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? हो सकता है कि ये जो मैं प्रश्न आज आपके सामने लिख रहा हूं, और ईश्वर करे कि ऐसा हो सकता है कि ये प्रश्न आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के लिए इंटरव्यू के समय में पूछा जा रहा हो, तो एटलीस्ट वहां तक आप पहुंच रहे हो। ये आज का पहला प्रश्न उस समय का अंतिम प्रश्न भी हो सकता है आपकी जर्नी का। तो कितनी बेहतर बात है कि हम अंतिम प्रश्न की तैयारी आज पहले ही कर ले रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आपकी अंतिम जो तैयारी है, उस अंतिम जो प्रश्न है उसकी तैयारी अगर आज आप कर रहे हैं, तो सफर कितना बेहतर होने वाला है। तो अब आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? सेवा भाव है। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे ना आपके मन में कि भाई सेवा भाव है। सेवा भाव, किसकी सेवा? देश सेवा, है ना। आप क्या कहेंगे सर? देश सेवा करना चाहते हैं। तो क्या सच में देश सेवा का भाव है? जब कुछ करने की इच्छा है देश के लिए, मसलन आप चाहते हैं कि आपका देश की उन्नति में योगदान हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी आपको मौका मिले। जैसे हो सकता है कि आप IAS बन करके सरकार की जो नीतियां हैं उसको लागू करने वाले व्यक्तियों में से एक हो, लागू करवाने में सहायक व्यक्तियों में से एक हो, या
सरकार को ये सजेशन देने वाले व्यक्तियों में से एक हूं कि हमें कैसी नीति बनानी चाहिए सरकार, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप प्लीज इसे एक बार देखें। हो सकता है सरकार आपकी बात को कंसीडर करे, तो आपको लगेगा कि यार हमने भी देश सेवा में एक योगदान दिया है। क्या सरकारी नीतियों को लागू करने में आपकी रुचि है? इन सब का उत्तर आपका कैसा निकल रहा है, मतलब यहां पर जो क्या और जो क्यों निकल रहा है, इस क्या और क्यों के उत्तर को आप कहीं लिखते चलें या अपने मन में रखें स्पष्ट। दूसरा, ये आईएएस पद की जो गरिमा है, पद की गरिमा जो है, ये गरिमा तो कहीं ना कहीं आपको आकर्षित नहीं कर रही है। इसकी जो प्रतिष्ठा है ये तो आपको आकर्षित नहीं कर रही है। क्या इसके आकर्षण के कारण, इसका जो आकर्षण है, क्या इसके आकर्षण के कारण आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं या चाहती हैं? इसका उत्तर ईमानदारी से लिखिए, यस या नो में। और हो सकता है कि अगला आपके अंदर एक व्यथित प्रश्न उठे कि नौकरी की स्थिरता है इसमें, नौकरी की स्थिरता, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि भविष्य की जो सुरक्षा है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि यार लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आराम से मस्त जिंदगी कटेगी, कोई हटाने वाला नहीं, प्राइवेट जॉब की तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। क्या उस वजह से आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या चाहती हैं? या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये सामाजिक या फिर माता पिता या किसी अन्य का कोई दबाव तो नहीं है? मतलब पीयर प्रेशर में तो आप आकर के नहीं चीजों को करना चाह रहे हैं कि उसने किया, जैसे होता है बहुत सारे लोगों के। अच्छा, आईएएस आईपीएस और इस सब चीज़ों में एक प्रॉब्लम भी, जैसे मान लेते हैं कि किसी के खानदान में कोई आईएएस है, तो अब एक बार जैसे आप लोग आईएएस बन जाएंगे, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो जब आप मैरिज करना चाहेंगे तो जनरली किसी न किसी, पता चला कि आपकी शादी भी किसी आईएएस आईपीएस से ही हो गई, तो इस तरीके से आपके खानदान में आईएएस आईपीएस की संख्या बढ़ने लगती है। अब हो सकता है कि आप अपने परिवार में एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जिसके परिवार में, जिसके खानदान में चाचा, बड़े पापा या मम्मी या कोई दीदी बहन कोई भी आईएएस आईपीएस होंगे या कई आईएएस आईपीएस होंगे, कई अधिकारी होंगे, और अब आपके ऊपर उस चीज़ का दबाव आ रहा होगा कि यार तुमने खानदान के नाक कटा दी, वो फलाने एक लड़का आईएएस ही नहीं बन पाया, उसके सबके आईएएस हैं, सबके हैं, मामा बुआ तमाम दबाव आते हैं, दोस्त, ठीक। तो इससे प्रेरित होकर के तो आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहते हैं आप। तो यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां के जो प्रश्न हैं आपके, इनके जो उत्तर मिल रहे हैं, इन उत्तरों में जितना सटीक आपका क्यों का उत्तर होगा, जितना सटीक क्यों का उत्तर मिलेगा, ईमानदारी इसीलिए मैंने आपको लिखी है, कितना परफेक्ट आप इसमें यस में आंसर दे पा रहे हैं, कितना सटीक दे पा रहे हैं, उतना ही आप आईएएस की तैयारी के लिए हां की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यस की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका उत्तर एक सटीक क्यों में यस की ओर निकाल रहे हैं, अगर यहां पे हां का उत्तर हां निकल रहा है, तो फिर आप आईएएस की ओर नहीं बढ़ने वाले, तो फिर आप आईएएस से तैयारी करना मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आईएएस की तैयारी करना ये सामाजिक दबाव की वजह से नहीं हो, ये आपका अपना निर्णय होना चाहिए। ये एक स्टेप, पहला स्टेप। इससे पहले कोई स्टेप मत लीजिए, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं, सबसे पहले यही समझने की जरूरत है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, ठीक। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए, या दूसरी जो चीज है कि चलो यार इन सब चीजों, इन सब स्ट्रांग क्यों का आंसर जो आपको मिला, इससे आपको ये एक साहस मिला कि हाँ यार हम कर सकते हैं, हाँ हमें भी देश सेवा करनी थी, हाँ लाइफ तो सिक्योर हो ही जाती है, लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अलग मिलेगा ही, और देश की सेवा करेंगे। और इन सब में जितना पॉजिटिव होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आईएएस की तैयारी के लिए हाँ की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब आपने हाँ ढूंढ लिया है तब, अदरवाइज यहीं से बैक टू पवेलियन, कोई दूसरा ऑप्शन तलाशना होगा। जरूरी नहीं है कि सारे लोग दुनिया में आईएएस की तैयारी करें, ये जरूरी नहीं है। और जो लोग इसमें ना का आंसर ढूंढ रहे हैं वो निराश ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसक्सेसफुल लोग हैं या बेकार लोग हैं
या निकारे नकम्मे टाइप के लोग कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सब लोग आईएएस नहीं बन रहे हैं, ना ही बनना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग आईएएस, अब आप नेता बन गए तब ताने कितने आईएएस तो आपके पास आसपास होंगे। फिर तो मतलब मैं निगेटिव पॉजिटिव बता रहा हूं आपको कि निराश नहीं होना है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, और पॉजिटिव में भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। जब आप यस कर लें तो सेकंड स्टेज आपका होना चाहिए कि आप परीक्षा को जानें, परीक्षा को क्या करें, जानें। सेकंड स्टेज आपका ये होना चाहिए, परीक्षा को जानें। इसका मतलब मैंने स्पष्ट तौर से आपसे ये कह दिया कि भैया अगर पहले स्टेप में आपको यस आंसर मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि लगे आईएएस की तैयारी करने। बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूं कि नहीं करिए, आप जांचिए कि इसकी मांग क्या है, आप समझिए परीक्षा की डिमांड, आप परीक्षा की डिमांड को समझें। अगर आपको उसकी डिमांड समझ में आती है, जैसे होता है ना कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं, शादी करना चाहते हैं, बोले हाँ यार करना चाहते हैं, डिसाइड हो गया कि हाँ करना चाहते हैं। अब डिसाइड करने के लिए आप गए, लड़के हैं तो लड़की वाले के पास, लड़की हैं तो लड़के वाले के पास गए, और वहां उन्होंने कुछ डिमांड रख दी, वो आपको पसंद नहीं। शादी तो करना चाहते हैं लेकिन डिमांड पसंद नहीं, तो शादी होगी नहीं। उसी तरीके से आपने पहले स्टेप में ये तो तय कर लिया कि आपको आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस बनने के लिए जो परीक्षा आपसे डिमांड कर पा रही है, आप वो डिमांड पूरी कर पाएंगे? जब वहां हाँ होगा तो बात आगे चलेगी। समझ में आ रही बात नहीं? क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा है ना, बहुत प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। तो इसमें एक तो आपको समझना है कि बहुत लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया क्यों है? आप देखिए यहां पर लंबी प्रक्रिया में दो स्टेप्स एक तो होते हैं, एक तो प्रारंभिक परीक्षा इसमें होती है, दूसरी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के फिर दो अंग हैं, एक तो लिखित है और फिर साक्षात्कार है, साक्षात्कार है या व्यक्तित्व परीक्षण है। तो अब इसको कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, लंबी प्रक्रिया है। क्या आप इतना लंबा इंतजार करने के लिए तैयार हैं? जैसे शादी कर तो लेंगे आपसे, लेकिन हम 1.5 साल बाद शादी करेंगे, तब तक आप रुक सकें तो बताइए। अब आप कहेंगे 1.5 साल, हमें तो अगले महीने शादी करनी है, 1.5 साल क्यों रुकेंगे हम आपसे? तो फिर भाई आप मत करो हमसे शादी। वैसा ही यहां पर भी एक आईएएस आपसे कहेगा, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कहेगी भैया 1.5 साल 2 साल और ज्यादा भी लग सकते हैं, वेट करोगे मेरे लिए? प्रेम है मुझसे? तो कहेगा हाँ। अगर आप कह रहे हैं हाँ हम वेट करेंगे, प्रेम है आपसे, तो फिर यूपीएससी आपका वेलकम करेगा, आप पढ़िएगा आगे। फिर इतना ही नहीं, दूसरा आपको पता चलेगा कि यार इसका बड़ा विस्तृत पाठ्यक्रम है। विस्तृत पाठ्यक्रम का मतलब बहुत ही विस्तार से इसमें पढ़नी होंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण जिसको बोलते हैं आप, भारतीय राज्य व्यवस्था है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, समाज है, तमाम सारी चीजें, इतिहास के इतने सारे सेक्शंस हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मोर देन 15 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। फिर वैकल्पिक विषय आता है, तो वो सब पढ़ना है आपको। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, जो भी आप पढ़ेंगे उसमें विश्लेषणात्मक विश्लेषण करना आना चाहिए आपको, और उस विश्लेषण का आउटपुट लिखित रूप में आप प्रस्तुत कर सकें, ठीक है, अर्थात लेखन के तौर पर आप लेके आ सकें सामने उस विश्लेषण को, तो आप आगे बढ़ें। क्या आप ये कर लेंगे? आप परीक्षा को जान लीजिए कि ये होगा, और आप एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है ये होगा तो हम कर लेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ें थर्ड स्टेप में। इन सब तीनों चारों स्टेप को करने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको आईएएस करना है कि नहीं करना है। तब तीसरे स्टेप में क्या जांचेंगे आप? अपनी क्षमता को, अपनी खुद की क्षमता को जानें, अपनी क्षमता को जांचें, जांचें या पहचानें, कुछ भी लिख सकते हैं। जब आप ये पहचानेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हवा में तो कहीं डिसीजन नहीं ले लिया है हमने। जैसे भाई साहब ये इतना पढ़ने के लिए 1 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो अब पता चला कि आपको पढ़ाई के जो घंटे हैं उनके लिए पता चला कि कई घंटे आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो क्या आप कई घंटे पढ़ सकते हैं? क्या आप अब जैसे आप स्टडी आईक्यू में ज्वाइन करेंगे, 3 घंटे की तो क्लास ही मिलेगी, 3 घंटे बैठ के पढ़ने की आदत है आपकी?
पढ़ने की आदत, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पढ़ने की आदत ये डाली जाती है? कोई दुर्गुणों में अगर ग्रसित रहता है, जैसे आपने सुना होगा, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, पान मसाला, तो ये यहीं सीख रहा है ना, ये सब आदत यहीं पढ़ रही है ना। तो पढ़ने की आदत कुछ नहीं यार, तो गॉड गिफ्टेड होती हैं चीजें, पढ़ने में उसका बड़ा मन लगता है, गॉड गिफ्टेड नहीं, यहीं डालनी पड़नी आदत। ठीक। लिखने का कौशल है आपके पास, लिखने का कौशल होना चाहिए, लिखने का कौशल हो। तनाव प्रबंधन आप कर सकते हो प्राथमिक स्तर पर, थोड़ा बहुत तनाव प्रबंधन तो आपको खुद भी करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंबी प्रक्रिया है। धैर्य है आपके पास कि नहीं? अगर आप अपने धैर्य की जांच नहीं कर पा रहे हैं, लिख सकते हैं नहीं, तनाव प्रबंधन कर सकते हैं नहीं, पढ़ने की 4-5 घंटे बैठ करके पढ़ने की आदत है या नहीं, कम से कम 4-5 घंटे की अभी अगर आदत डल जाएगी तो कल को 7-8 घंटे की भी डल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्या आपके पास त्याग करने की इच्छा है? त्याग करने की इच्छा ये होनी चाहिए। लिमिटेड दोस्त बनाने होंगे, लिमिटेड हमें समाज से जुड़ना होगा। ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं बनाने हैं, ऐसा नहीं कि समाज से जुड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि मनोरंजन नहीं करना है, लेकिन इसको लिमिट करना पड़ेगा। कभी मना भी करना पड़ेगा, नहीं दोस्त आज हम तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ पाएंगे, ठीक है? तो ये चीज, ये सब ये वो चीजें हैं जो आपकी अपनी क्षमता को पहचानते हैं। और इसमें सबसे बड़ी पहचान आपको अपनी क्षमता में करनी पड़ेगी कि आप वित्तीय रूप से, वित्तीय क्षमता जो है वो भी आपको पहचाननी पड़ेगी। अब इसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू वित्तीय सहायता किस प्रकार से करता है कि भाई आप बैच ज्वाइन करें, आप प्री क्वालिफाई करें, आपकी फुल फी रिफंड हो जाती है। फुल फी, पूरी फीस हम माफ कर देते हैं। और फीस भी लाखों नहीं है, लाखों फीस नहीं है, लेकिन लाखों की कीमत का बैच आपको हम जरूर देते हैं, कुछ 1000 रुपए में। पैसा है, किसी के लिए 1000 रुपए भी महंगा है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब आप ये समझ लें कि ठीक है, हम ये भी एनी हाउ थोड़ा स्ट्रगल है, बट हम मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे इसे मैनेज, तब आप अगले स्टेप में जाएं, जो कि 4th स्टेप होगा। और 4th स्टेप पिछले 3-4 स्टेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? 4था स्टेप, जानकारी इकट्ठा करें। क्या इकट्ठा करें? जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी इकट्ठा करें, एकत्रित करें जानकारी। किस चीज की? पाठ्यक्रम की जानकारी। किसकी जानकारी इकट्ठी करनी है आपको? पाठ्यक्रम। और ये पाठ्यक्रम की जानकारी आपको वेबसाइट से सीधा मिलेगी, इधर उधर से नहीं। कितना पढ़ना है आपको? पता तो है कि इतिहास पढ़ना है, इतिहास में टॉपिक पढ़ना है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप PYQ देखें, वो भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, कहीं और से नहीं जाने पड़ेगा। आप टॉपर्स की रणनीति को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो ही आप टॉपर की रणनीति को थोड़ा बहुत देखना चाहें तो देखें। स्रोतों और संसाधन, स्रोत क्या हो सकते हैं, संसाधन क्या हो सकते हैं, उसको इकट्ठा करने का प्रयास करें। इसके लिए सोचना शुरू करें, क्योंकि पीछे आपने डिसाइड कर लिया कि हम कर सकते हैं, तो अब आगे ये चीजें आएंगी, ये मैनेज हो पाएगी हमसे, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये उसके लिए। और ये सारी चीजें जब डिसाइड हो जाएं तो भी हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपने संसाधन इकट्ठे कर लिए, जैसे मान लेते हैं कल को मुझे कोई बिजनेस करना है किसी को, तो अगर किसी को कोई बिजनेस करना है तो वो डिसाइड करता है ना कि आज हमें बिजनेस करना है तो हमें इतने धन की आवश्यकता है। अब धन उसके पास है नहीं, तो एकत्रित कहां से करेगा, उसके लिए उसके पास संसाधन कहां से आएंगे, इसके लिए सोचने में कुछ समय जाता है। तो वो सब चीजें यहां लगा दीजिए पहले, फिर शुरू कीजिए। और इतना करने के बाद, स्ट्रेटजी बनाने के बाद भी कई बार बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होती। तो मेरी सलाह ये है कि नया कोई काम कर रहे हैं तो करके देख लो। जैसे होता है ना कि जब आप बड़ी महफिल में किसी खाने को परोसने जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा चख के देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं कि ठीक है टेस्ट की नहीं, वहां सबके सामने बेइज्जती हो जाए। वैसे ही आप पायलट स्टडी करें। पायलट स्टडी, पायलट स्टडी इसलिए जरूरी है बेटे कि अगर आप पायलट स्टडी करेंगे ना तो आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि अभी ये हो पा रहा है तो आगे हमसे हो पाएगा कि नहीं।
नहीं हो पाएगा तो समय नहीं बर्बाद कीजिए 4-6 साल का, वो समय बहुत कीमती है, युवा हैं आप, उसको कहीं और लगाइए। तो इसमें क्या करना होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, इसमें एनसीईआरटीज आप पढ़ें 6 से 12वीं तक की, अमूमन मोटे मोटे तौर पर। आप अखबार पढ़ना शुरू करें, अखबार पढ़ना शुरू करें, और जो भी आप अखबार पढ़ रहे हैं उसका सारांश, जो खबर है सारांश, कम से कम उसका सारांश जो है वो लिखें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप आगे चल करके जो पढ़ेंगे वो लिख पाएंगे कि नहीं, आपसे अखबार पढ़ा जाएगा कि नहीं, आपसे 6वीं से 8वीं तक जो आप पढ़ चुके हैं 6वीं से 12वीं तक, क्या उसी स्तर का अगर आप थोड़ा सा विश्लेषणात्मक तरीके से आपको पढ़ाया जाना शुरू किया जाएगा तो क्या आप पढ़ पाएंगे या नहीं। अगर आप ये सब चीज कर ले जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप आईएएस बनने के लिए फिलहाल तो काफी परफेक्ट हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है कि असफलता आपको देखने को मिले। डोंट बी वरी अबाउट इट। आप तैयारी कर लेंगे तो आपके पास में एक चीज जो है वो आपको संतोष दिलाएगी, अगर आपने ये कर रखा होगा पहले ही तैयारी से पहले। वो क्या है, वो है बैकअप प्लान। बैकअप प्लान, अगर आप बैकअप प्लान तैयार करके रखते हैं तो फिर निराश नहीं होंगे आप आगे यार। 4 साल जो पढ़ेंगे उसकी स्किल का इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं आप उसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आप स्किल का उसके कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करेंगे, और वो इस्तेमाल इस तरीके का होगा कि आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। तो बैकअप प्लान अपना रखिए। जैसे 4 साल हमने तैयारी का समय दिया, नहीं हो पाया तो हम स्टेट में चले जाएंगे, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर लेंगे, वहां हो जाएगा। तो वैसा कुछ प्रिपरेशन करने रखना होगा। तो ये जो 4-5-6 स्टेप मैंने आपको बताए, अगर आप इन सब का सक्सेसफुली एक के बाद एक निर्णय हाँ में निकालते चले जाते हैं और अंततः आप संतुष्ट होते हैं कि भाई ये सब चीजें हैं मेरे पास, मैं कहूंगा तभी आप अपनी आईएएस की प्रिपरेशन करना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने सही निर्णय लिया है, आईएएस की तैयारी करनी है, कैसे निर्णय लें, ये तरीका आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब इसमें स्टडी आईक्यू कैसे आपको सहायता प्रदान करेगा वो देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपना टारगेट अच्छा रखिए, भले ही थोड़ा वो दूर का हो, और इस मामले में लॉन्ग टर्म बैच आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1.5-2 साल की तैयारी करनी होगी यार, तो 1.5-2 साल की तैयारी के लिए समय चाहिए, समय चाहिए, और वो समय आपको ये लॉन्ग टर्म बैच देता है। इस बैच में आप मुझसे जुड़ें। अच्छा, एक चीज और है, इस बैच में आपको पढ़ाई से संबंधित आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, पूरे के पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। आपको मंथली टेस्ट जो है वो देने को मिलेगा, और उसमें फर्स्ट रैंक लाएंगे तो 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। बुक आपको इसमें मिल ही रहा है। टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स के समय में प्रीलिम्स की, मेंस के समय में मेंस की मिलेगी, और सबसे बड़ी बात गाइडेंस आपको मिलेगी। और अगर आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जब एडमिशन लें, अगर आप खुद से ले रहे हैं तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी की कॉल आई है हमारी टीम की तरफ से तो आप उनसे कहें, ध्यान से कहें कि हमें विरद सर के कोड से ही एडमिशन लेना है। कोई किसी भी तरीके की बात कर ले, पैसा या कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ भी, आप मुझे तुरंत बताएं और आप बोलें कि मुझे विरद सर से ही एडमिशन लेना है। उसका फायदा क्या होगा कि आप मुझसे कभी भी इस बैच के दौरान पर्सनल गाइडेंस के लिए जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस के लिए जुड़ेंगे, आप कहेंगे सर मैंने बैच लिया है, आपसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपने कोड क्या लगाया है। अब आपने कोड कोई दूसरा लगाया है तो पर्सनल गाइडेंस में कुछ प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इस बात की गारंटी हम आपको दिला रहे हैं। आपके पैसे की पूरी गारंटी है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है विरद लाइव कोड में। इसलिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं आपकी यूपीएससी की पूरी जर्नी में साथ रहने वाला हूं। किसी भी प्रकार से कोई भी आपको परेशानी आ रही है, आपकी गाइडेंस आपको मुझसे मिलती रहेगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। यहां ध्यान रखना है कि अभी ऑफर चल रहा है मानसून सेल का, 30 जून से पहले आप एनरोल करा लें, ठीक है। नॉर्मली ये 69,000 का रहता है, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली ये करीब 35,000 के आसपास का मिलता है, लेकिन अभी 30 जून तक आपको ये 30,999 मिल जाएगा। आप जो मेरा कोड है ये विरद लाइव कहीं नोट कर लो, विरद लाइव। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदा नंबर 1 तो यही है कि आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
दूसरा नंबर का फ़ायदा है कि आप मुझसे पर्सनलाइज्ड वे में अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये कोड ही इस्तेमाल होगा हमेशा, आप बताएंगे तभी इस्तेमाल हो पाएगा, जांच होगी उसकी। और तीसरी बात ये है कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, आप इसी नाम से हमसे खोज करके जुड़ सकते हैं। और हाँ, भले ही आप एनरोलमेंट करें या ना करें, आप एनरोल हो या ना हो, अगर आपकी अभी भी ये समस्या है तैयारी से संबंधित, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे नाम से मुझे सर्च करिए, कहीं पर भी मैं आपको आसानी से मिल जाऊंगा। नाम थोड़ा यूनिक है, विरद। आप सर्च करेंगे तो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं पर भी आप सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, आपकी समस्या को मैं ज़रूर इंगेज करूंगा, ठीक है, उसको देखने का प्रयास करूंगा। आगे और भी बहुत सारी आईएएस की प्रिपरेशन से संबंधित जो जानकारियां हैं, उनसे कैसे हमें बाहर निकलना है, उसके बारे में भी अगली सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप कि वेरी फर्स्ट स्टेप लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको अपना ये वेरी फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है उसकी जानकारी अब उन्हें मिल गई होगी। अगला आप क्या जानना चाहते हैं वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।